स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे लेक्सिकल एरर की कि आपके पास इस तरह भी तो हो सकता है कि आपका जो जब आप आपके सोर्स प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप कीवर्ड का जो नेम है वो मिसस्पेल कर दें। अब अगर लेट्स सपोज कि आपने कीवर्ड का नेम मिसस्पेल किया है तो उससे क्या होगा कि जो आपका एनालाइजर है उसने तो ये देखना है कि ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है या नहीं है। ये अगर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स से मिले, इसमें कोई नंबर ना इसको मिला, तो वो इसको एज ए आइडेंटिफायर ले लेगा, इसको आइडेंटिफायर टोकन असाइन कर देगा। ठीक है, इस मतलब है कि ये फिर इसमें एरर जो है वो मौजूद है। इसकी जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन से जो है ये वैलिड टोकन है या नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, ये पॉइंट आपने गेट किया। अब तो ये यहाँ पर इसी चीज को उसने एक्सप्लेन किया है कि आपके पास अगर इस तरह से है कि जो आपने किसी भी कीवर्ड का नेम, जरूरी नहीं यहाँ पर एफ आई है, इफ कंडीशन में इसको आपने जो है वो मिसस्पेल किया, किसी भी कीवर्ड को अगर आप मिसस्पेल कर देते हैं तो वो आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो उसको एक वैलिड टोकन के तौर पर ले लेगा। क्यों वैलिड टोकन के तौर पर वैलिड एग्जाम उसे क्यों लेगा? क्योंकि उसको वो जो है वो यहाँ पर देखेगा कि क्या ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर जस्ट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ही हैं। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक वैलिड एग्जाम है जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो उसको आइडेंटिफायर के टोकन के नाम से असाइन कर देगा और पार्सर को जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। तो पार्सर के अंदर फिर हम इस एरर को हैंडल कर देते हैं। पार्सर के अंदर जो है वो हम फिर डिफरेंट सिंटैक्स ट्री को, और फिर जो आपने डीएफए और एनएफए पढ़े होंगे कि वो चेक करता है कि वन बाय वन जो करेक्टर है वो एक वैलिड कीवर्ड का, हर एक कीवर्ड का हमने ना डीएफए वगैरह बनाया होता है, डीएफए वगैरह बनाया होता है, एनएफए वगैरह बनाया होता है। तो वो उस स्ट्रिंग को फिर ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग के वन बाय वन करेक्टर को वो चेक कर रहा होता है कि क्या ये फिर एक वैलिड कीवर्ड का ही डीएफए है, कीवर्ड की स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब है कि फिर आगे जो इसकी वो चेकिंग की जाती है, टाइप चेकिंग की जाती है, वो फिर पार्सर करेगा कि वो वैलिड टोकन या नहीं है। ओके, नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं कि पैनिक मोड रिकवरी स्ट्रेटेजी जो है वो हम फॉलो करते हैं। तो सपोज अ सिचुएशन अराइज इन विच अ लेक्सिकल एनालाइजर इज अनएबल टू प्रोसीड बिकॉज नन ऑफ पैटर्न फॉर अ टोकन मैचेस एनी प्रीफिक्स ऑफ द रिमेनिंग इनपुट्स। अब इस तरह तो भी हो सकता है कि जब आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो या फिर आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसको वो स्कैन कर रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जब वो देखता है कि उसको ना वो कोई वैलिड जो है वो पैटर्न्स या फिर वैलिड जो है वो टोकन वहां पर नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आपने ना इस तरह किया कि कंबाइन कर दिया हुआ है दो जो है वो लेट्स सपोज कि आपने इक्वल की ब्रैकेट लगानी थी, आपने इक्वल नहीं लिखा, वेरिएबल नेम लिखा है इक्वल और आगे जो है वो दूसरा सेकंड वेरिएबल, तो अब दोनों वेरिएबल्स जो है वो कंबाइन है। तो इस केस में फिर क्या किया जाता है? इस केस में फिर पैनिक मोड रिकवरी जो है उसको फिर ऑन कर दिया जाता है। पैनिक मोड रिकवरी जो है वो क्या है कि हम वन बाय वन जो सक्सेसिव कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट करते जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमें एक वैलिड टोकन गेट हुआ है या नहीं गेट हुआ। तो we delete successive characters from the remaining input until the lexical analyzer can find a well-formed token at the beginning of what the input is left. इस मोड को हम नाम देते हैं पैनिक मोड रिकवरी स्टेज, जिसमें इस तरह से है कि जब आपका लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो पैटर्न्स उसको नहीं मैच हो रहा होता टोकन का, तो उसके लिए फिर वो क्या करता है कि वन बाय वन कैरेक्टर जो है उसको डिलीट करता जाता है लास्ट से राइट से, और एक कैरेक्टर को डिलीट किया, चेक करेगा क्या एक वैलिड जो है ये कोई टोकन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर सेकंड जो है उसको डिलीट किया, फिर चेक करेगा। इस तरह से वन डिलीट सक्सेसिव कैरेक्टर्स वेल फॉर्म टोकन्स गेट करने की जो टेक्निक है, जो मेथड है, उसे हम पैनिक मोड रिकवरी स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके अलावा जो डिफरेंट एरर रिकवरी की टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट ये है कि डिलीट वन कैरेक्टर फ्रॉम द रिमेनिंग इनपुट। अभी जो हमने पैनिक मोड रिकवरी देखी थी कि आप एक कैरेक्टर को डिलीट करें और फिर बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है उसको चेक करें कि क्या वो एक वैलिड टोकन है या नहीं है। सेकंड, इंसर्ट अ मिसिंग कैरेक्टर इनटू द रिमेनिंग इनपुट। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके पास जो फॉर है, ठीक है, फॉर है तो आपने फुल लिखा हुआ है, तो आर जो है वो मिसिंग है, तो इन उस मिसिंग कैरेक्टर को इंसर्ट करके देखें क्या ये एक वैलिड एग्जाम है या नहीं है। तो ऑटो जो है वो डीबगिंग जो है
कंपाइलर के अंदर जो है वो इस तरह से की जाती है कि इंसर्ट जो मिसिंग कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको इंसर्ट करके हम जो है वो इनपुट, जो बाकी रिमेनिंग इनपुट है उसको वैलिड टोकन्स जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। फिर रिप्लेस अ कैरेक्टर बाय अनदर कैरेक्टर, कि आप एक कैरेक्टर को अदर दूसरे कैरेक्टर के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये क्या टेक्निक है। फोर्थ क्या मेथड हो सकता है कि ट्रांसपोज टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स। तो अभी जब हमने ऊपर देखा था यहाँ पर कि आपके पास जब आपने इफ ये जो फाइल लिखा है, ठीक है, a इज इक्वल टू, यहाँ पर हम किसी फंक्शन की वैल्यू जो है बता रहे हैं कि अगर वो एक इक्वल है तो ये कंडीशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जो फाइल है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स जो हैं वो उनकी पोजीशन चेंज है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर दें आई को पहले और एफ को बाद में, तो इफ हमारे पास जनरेट होगा जो कि एक वैलिड टोकन बन जाएगा। तो ये कुछ एरर रिकवरी टेक्निक्स हैं कि आप एक कैरेक्टर को डिलीट करते हुए इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर, रिप्लेस अ कैरेक्टर या फिर ट्रांसफॉर्म टू एडजेसेंट कैरेक्टर। जो एडजेसेंट कैरेक्टर है उनको उनका ट्रांसपोज उनकी आपस में जगह चेंज करके हम जो है वो इस एरर जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हमारे पास लेक्सिकल एरर होते हैं उसमें सिंगल कैरेक्टर एरर ही होता है कि हमने एक जब आप कीवर्ड लिख रहे हैं तो आपने एक कैरेक्टर जो है वो मिस कर दिया, ठीक है, या फिर आप जो है वो एक कैरेक्टर जो है कीवर्ड का जो नेम है वो मिसस्पेल करते हुए आप 1 या 2 कैरेक्टर्स उनको आगे पीछे लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये सिंगल जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं लेक्सिकल एरर के अंदर एरर रिकवरी के लिए। So in practice, most lexical error involve a single character, so a valid lexeme is achieved by a single transformation. But we can apply more transformation to convert the source program for valid lexeme. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंगल एक ट्रांसफॉर्मेशन ही करें और इन ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम एक ही लेक्साइम को करेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हम रीड करें, चेक करें, फिर इंसर्ट करें, रिप्लेस, ट्रांसपोज, जब हमें वैलिड जो है वो लेक्साइम्स ऑफ टोकन जनरेट ना हो पाए। तो स्टूडेंट ये आपकी जो बुक है ड्रैगन बुक जो है जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके ये जो सेक्शन है उसमें 3.1 उसको कवर किया गया। तो स्टूडेंट आज जो है वो आप बेसिकली पढ़ा है कि सबसे पहले हमने ये बात की कि आपके पास जो लेक्सिकल एनालाइजर है, लेक्सिकल एनालाइजर ये क्या काम करता है, ये आपके जो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट कैरेक्टर्स हैं सोर्स प्रोग्राम की उसको वैलिड जो है वो ग्रुप में, ठीक है, देख के लेक्साइम्स जनरेट करता है। उन लेक्साइम्स से फिर हम सीक्वेंस ऑफ टोकन्स जनरेट करते हैं और ये जो टोकन्स होते हैं इनको फिर हम स्टोर कर लेते हैं सिंबल टेबल में और इन टोकन्स के जो कि सिंबल टेबल के अंदर स्टोर हैं ये फिर आगे फर्दर जो कंपाइलर के डिफरेंट फेजेस हैं वो यूज कर रहे होते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो इंस्ट्रक्शन होती है लेक्सिकल एनालाइजर के और पार्सर की वो इस तरह से होती है कि गेट नेक्स्ट टोकन का जो एक फंक्शन है वो हम यूज करते हैं, उसको कॉल किया करते हैं कि आपका पार्सर गेट नेक्स्ट टोकन का फंक्शन कॉल करता है, लेक्सिकल एनालाइजर उसको रीड करता है कैरेक्टर्स को और लेक्साइम से टोकन जनरेट करने के बाद पार्सर को फॉरवर्ड कर देता है। तो ये उसके डायग्रामेटिकली शो है कि गेट नेक्स्ट टोकन की रिक्वेस्ट है, टोकन इसको फॉरवर्ड हुआ है, दोनों जो यूज करेंगे वो सिंबल टेबल को यूज करते हुए करेंगे। लेक्सिकल एनालाइजर अपने जो सोर्स प्रोग्राम है उसको टोकनाइज करने के बाद स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन सिंबल टेबल में स्टोर कर देता है और फिर पार्सर इसी सिंबल टेबल को यूज करते हुए लेक्सिकल एनालाइजर से उन टोकन्स को गेट करता है। रोल क्या थे पढ़े थे कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो ये बेसिकली लेक्साइम्स की आइडेंटिफिकेशन करता है, वाइट स्पेसेस और कमेंट्स वगैरह उनको स्ट्रिप आउट करता है और एरर मैसेज जो है वो उनको कोरिलेट करता है, मीन कि हमें बताता है किस लाइन पे एरर है, क्योंकि हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं हमें पता होता है कि हम किस जब हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं 1 by 1 कैरेक्टर को जो है तो लाइन बाय लाइन हम स्कैनिंग थ्रू आउट स्टार्ट से लेकर एंड तक तो हमें पता होता है कि हम इस टाइम किस लाइन नंबर पर हैं, तो उस लाइन नंबर पर अगर एरर आता है तो वो उसको रिपोर्ट कर रहा होता है। पहला जो फेज है स्कैनिंग का है, स्कैनिंग के अंदर हम सिंपली कमेंट्स को डिलीट करेंगे, कंसेक्टिव जो वाइट स्पेसेस हैं उनको कंबाइन करेंगे, फिर लेक्सिकल एनालिसिस है कि वो उन जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनसे फिर वैलिड टोकन जो है वो गेट करता है। ये फिर हमने देखा कि इनको क्यों हमें सेपरेट रखा है, सिंप्लिसिटी, लैंग्वेज के डिजाइन की सिंप्लिसिटी के लिए जब आप नई लैंग्वेज बना रहे हैं तब, और कंपाइलर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, कंपाइलर की पोर्टेबिलिटी मीन के जो कंपाइलर जो है वो किसी डिफरेंट मशीन्स के ऊपर रन कर सके, तो उसके लिए हम ये काम करें। फिर टोकन पैटर्न और एग्जाम्स के बारे में हमने पढ़ा कि टोकन जो है वो बेसिकली है क्या, जो भी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर है उसका
वैलिड जो हम नेम रखते हैं और उसके एट्रीब्यूट वैल्यूज होती हैं, ये टोकन नेम जो है ये फर्दर हमारा पार्सर आके यूज करेगा। क्लियर है? फिर पैटर्न की हमने बात की कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ द लेक्साइम्स, के टोकन के जो हमें बनाने हैं उसकी कौन सी फॉर्म है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसे हम पैटर्न का नाम देते हैं। तो कीवर्ड के लिए हमने बात किया था, कीवर्ड का जो पैटर्न होता है वो जस्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही हैं, लेकिन जो आइडेंटिफायर का पैटर्न होता है उसके अंदर आपके पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी आते हैं और नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। फिर लेक्साइम्स की बात की कि लेक्साइम्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन द सोर्स प्रोग्राम दैट मैच द पैटर्न। के अब हमने ना पहले से आइडेंटिफाई कर दिया हुआ है कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनका पैटर्न जो है वो जस्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही है। अगर आइडेंटिफाइड्स हैं उनका पैटर्न जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है और सीक्वेंस उसके साथ नंबर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया, पहले से डिफाइन कर दिए। वो आपके पैटर्न्स हैं। पैटर्न जो है वो स्टार्ट पे हमने खुद से डिफाइन कर दिए। अब जब सोर्स प्रोग्राम आता है तो उसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को देख रहे होते हैं जो वो मैच करते हैं पैटर्न के साथ। अगर वो पैटर्न के साथ मैच करते हैं तो उन्हें हम फिर लेक्साइम्स का नाम देते हैं। जैसा कि प्रिंट एफ है, ये मैच कर रहा है कि इसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही हैं, ये भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही है, तो इसे आप जो है वो नाम देंगे ये लेक्साइम है। और ये जो है जिसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, इसे इसका अगर कोई भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हो तो इसे हम नाम देते हैं कि ये जो है एक लिटिल लेक्साइम है। तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि पैटर्न जो होता है वो बता रहा होता है कि आपके जो टोकन्स होंगे उनका पैटर्न क्या होगा। स्टार्ट पे जो आपने खुद से डिफाइन करना होता है कि आपने कोई भी जब आप लैंग्वेज कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज बना रहे होते हैं तो आपने वहां पर हर एक पैटर्न बताना होता है कि जो वेरिएबल जो आपके पास जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनका पैटर्न क्या है, ठीक है, जो कीवर्ड्स हैं उनका पैटर्न क्या है, जो पैरेंथेसिस हैं उनका पैटर्न क्या है, जो आपके पास जो इसके अलावा जो है वो अगर आप देखें इसको पैरेंथेसिस और डिफरेंट टाइप के जो और भी डिफरेंट टाइप के जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंट यूज किए जाते हैं, कमेंट्स वगैरह लिखते हैं, कमेंट्स हैं, उनका पैटर्न क्या है। तो जितने जो पैटर्न्स हैं वो आपने स्टार्ट पर डिफाइन कर देने हैं। पैटर्न जब आपने डिफाइन कर दिया उसके बाद फिर आपने लेक्साइम्स जो हैं वो देखने होते हैं। लेक्साइम क्या है कि जब आपने पैटर्न स्टार्ट पर डिफाइन कर दिए तो आपके फिर आपने ना अपना हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको देखना होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो उस जो पहले से डिफाइंड पैटर्न है उसको कौन कौन से पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। जोन से जो अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जोन से पैटर्न को फॉलो करते हैं आप उनको वैलिड लेक्साइम्स का नाम देते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देखें कि प्रिंट एफ और सोर्स जो है ये फॉलो कर रहा है आपके सीक्वेंस ऑफ जस्ट इसमें कैरेक्टर्स ही लिखे हुए हैं, तो ये एक लेक्साइम है। ये जो ब्रैकेट है ये भी एक लेक्साइम है। इसके बाद यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है वो कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो ये भी एक लेक्साइम है जिसे हम लिटिल का नाम देंगे। ये सेमीकोलन है, फिर ये ब्रैकेट्स वगैरह, तो हर एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ये लेक्साइम्स हैं। फिर हर लेक्साइम का ना फिर हम नाम रख देते हैं कि ये प्रिंट एफ है तो ये आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो जब इनका लेक्साइम्स का नाम रख दिया जाता है, इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू रख दी जाती है, तो उसे हम टोकन का नाम देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सैंपल है लेक्साइम्स का। इफ है टोकन नेम भी इफ है, एल्स है टोकन नेम भी एल्स है, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है। अब यहाँ पर देख रहे हैं पाई लिखा, सोर्स स्कोर लिखा है, D2 लिखा है, तो ये भी ये यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएबल नेम वगैरह हैं, तो ये आइडेंटिफायर का टोकन आप होगा। यहाँ पर जितने भी जो नंबर्स आ रहे होंगे, ठीक है, उनका खास पैटर्न है, डेसिमल पॉइंट, सिंपल, फिर जो है वो एक्सपोनेंशियल, तो उनका खास पैटर्न है जो कि किसी खास पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये लेक्साइम्स हैं, इनको फिर हम नाम रख देते हैं टोकन नंबर्स। इस तरह से जितने भी जो आपके पास ये जो इसके अलावा जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी जो आपके पास सराउंडेड बाय ये आपके पास ये ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसे लिटिल का नाम दिया गया। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जितने भी जो लेक्साइम्स होते हैं, ठीक है, उनको पर्टिकुलर फिर फर्दर उनसे फिर हम टोकन जनरेट कर रहे होते हैं, टोकन का नेम रख रहे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कीवर्ड के लिए, हर कीवर्ड के लिए हम अलग से टोकन बनाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक है, वन टोकन फॉर ईच कीवर्ड, ठीक है। सेकंड ये है कि टोकन्स फॉर द ऑपरेटर्स,
कि हर जो ऑपरेटर्स होता है तो वो आपके पास इस तरह से है कि हम कंपैरिजन, जैसे कि जितने भी जो ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन है, लेस देन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन जो है, तो हर एक टोकन्स का जो है वो फिर हम ऑपरेटर्स को ही वो आइदर इंडिविजुअली और इन द क्लास सच एज द, उसको आप इंडिविजुअली भी टोकनाइज कर सकते हैं और जितने भी ऑपरेटर्स वगैरह हैं, या फिर आप उन पूरी उसको एक क्लास है, टोकन की क्लास जिसे आप कंपैरिजन है, ठीक है। कंपैरिजन के अगर ऑपरेटर है तो कंपैरिजन में कर लें, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है तो उसको आप आप जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर उसके अंदर जो है वो टोकन के अंदर कर लें। अब इसके अलावा जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह आते हैं, जितने भी जो कॉन्स्टेंट है, नंबर्स है, लिटरल है, स्ट्रिंग वगैरह है, उनके लिए हम जो है वन और मोर टोकन्स हर एक के लिए लिख सकते हैं, यानी कि आप एक टोकन भी लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट के लिए, एक से ज्यादा टोकन्स भी हैं यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। पंक्चुएशन सिंबल्स जो होते हैं, पंक्चुएशन सिंबल्स में आपके पास क्या है, लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस आ जाती हैं, कॉमास आ जाते हैं, सेमीकोलन्स आ जाते हैं, इन सब के लिए जो है वो हर एक के लिए अलग-अलग टोकन होगा, ठीक है। तो जब आप टोकनाइज करेंगे तो इस चीज को भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने माइंड में रखना है कि हमने जब पैरेंथेसिस अगर आ जाते हैं उनके लिए अलग से बनाना, वेरिएबल नेम आ जाते हैं तो उन्हें हम आइडेंटिफायर में ही रखेंगे, एक ही क्लास है। अगर कोई कीवर्ड आ जाता है तो हर कीवर्ड के लिए अलग-अलग जो है वो टोकन हो। फिर एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट ऑफ टोकन के बारे में बता रहा है कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स की। जैसे कि अगर मेरे पास नंबर है ना, तो टोकन का नंबर है, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन हम कौन सा नंबर है, ठीक है, उसको या फिर वो सिंबल टेबल के अंदर कौन सी एंट्री में वो नंबर पड़ा हुआ है, उसका जो एड्रेस है वो आपका एट्रीब्यूट वैल्यूज कलेक्ट करेगी। क्लियर? तो हम टोकन नेम के साथ उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू जो है वो भी सेव कर रहे होते हैं। टोकन नेम को हमारा पार्सिंग डिसीजन के लिए यूज किया जाएगा। जब आप पार्सर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर हम टोकन नेम को यूज करते हुए पार्सिंग ट्री बनाते हैं या सिंटैक्स ट्री जो है वो जनरेट की जाती है। तो सेकंड फेज जो है वो हमारा पार्सर होगा जिसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो पार्सिंग जो डिसीजन किए जाते हैं वो टोकन नेम की बेस पे किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा और जो है वो यहाँ पर जैसे एग्जांपल शो की गई है कि टोकनाइज किस तरह से किया गया है। ये आइडेंटिफायर है, ये भी इक्वल का ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये आइडेंटिफायर है, ये भी आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। ये टू जो है वो आपका नंबर या इंटीजर वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं कि हर जो आपके पास आइडेंटिफायर का नेम है और साथ में उसकी जो है वो कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन है, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर गिवन है ये इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू कहलाती है। क्लियर? एरर की हमने बात की थी कि आपका लेक्सिकल एनालाइजर है ना, वो आपका जब स्कैनिंग कर रहा था तो वो उस टाइम पर उसको एरर आइडेंटिफाई नहीं करते। उसको जस्ट अगर वैलिड पैटर्न अगर मिल रहा है तो उस पैटर्न के बेस पर वो जो है वो डिफरेंशिएट तो कर देता है कि ये जो है कीवर्ड है, ये आइडेंटिफायर है, ये ब्रैकेट्स हैं, ये ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने वेरिएबल का नेम जो है वो नहीं ठीक लिखा, ठीक है, या फिर आपने कीवर्ड का नेम नहीं ठीक लिखा, तो मिसस्पेल किया है, तो उस चीज को आपका लेक्सिकल एनालाइजर जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। वो अगर आपने कीवर्ड का नेम अगर आपने मिसस्पेल किया है तो वो उसको एज ए आइडेंटिफायर के तौर पर ले लेगा, वैलिड टोकन कहेगा। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट जो है वो एरर टेक्निक्स जो है वो रिकवरी की हमने देखी। पैनिक मोड रिकवरी है, उसके लिए पैनिक मोड रिकवरी में हमने देखा कि अगर इस तरह से कि कोई पैटर्न आपको नजर नहीं आ रहा, टोकन्स का मैच नहीं हो रहा प्रीफिक्स में, तो हम सक्सेसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं ना उनको डिलीट करते हैं और चेक करते हैं कि वैलिड जो हमें टोकन जनरेट हुए या नहीं हुए। इस रिकवरी का हम नाम देते हैं पैनिक मोड रिकवरी, जब आपके पास कोई पैटर्न जो है वो मैच ना हो पा रहे हो, ठीक है। फिर एरर रिकवरी टेक्निक्स, कि एरर रिकवरी टेक्निक कौन कौन सी आप यूज कर सकते हैं कि वो आप डिलीट कोई करेक्टर करें, ठीक है, इंसर्ट कर दें मिसिंग करेक्टर, रिप्लेस कर दें किसी करेक्टर का, या ट्रांसपोज कर दें एडजेसेंट करेक्टर्स को। इस तरह से हम अपनी एरर जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम ये कोई एक टेक्निक एट ए टाइम भी यूज हो सकती है, एक से ज्यादा टेक्निक्स जो हैं वो भी आप एरर रिकवरी के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ आज जो है बेसिकली हमने देखा कि लेक्सिकल एनालाइजर है क्या, उसमें टोकन्स, लेक्साइम्स और पैटर्न से क्या मुराद है। फिर टोकन्स की कुछ एग्जांपल्स देखी, उसको कैसे हम जो है हम लिखते हैं। फिर तो हमने देखा कि लेक्सिकल एनालाइजर जो आपकी जो मिसस्पेल की जो एरर है उसको जो है वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाता। तो उसके लिए फिर एरर रिकवरी टेक्निक्स देखी, जो है वो 4 टाइप्स की एरर रिकवरी टेक्निक्स जो हैं वो डिफरेंट कौन कौन सी हैं। तो ये जो है बेसिकली हमारा लेक्सिकल एनालाइजर की टॉपिक था।